4 पेज 94 से स्टार्ट करेंगे। 4.1 इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स। हम कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करते हैं। हम कंट्रोल्स को, ये मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ाया हुआ, बताया हुआ। कंट्रोल्स को क्यों इवैल्यूएट करते हैं? हमने इस पर अलग से भी रिपोर्ट देनी है। हम कंट्रोल्स को इवैल्यूएट इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी अपॉइंटमेंट इसलिए हुई है कि हमने कंट्रोल्स पर रिपोर्ट देनी है, नहीं। तो कंट्रोल्स को क्यों इवैल्यूएट करते हैं? एश्योरेंस लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर पे हम देखते हैं कि यार हम दो तरह की वो अपनी पढ़ ली ना अप्रोच कि सिस्टम बेस्ड अप्रोच और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम बेस्ड अप्रोच से इंश्योरेंस मिल जाए और रिमेनिंग हम ट्रांजैक्शन से ले लें। एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है, हमारा काम भी कम होता है, एफर्ट्स भी कम लगती हैं और इंश्योरेंस भी मिल जाती है। और ऑडिटर एज्यूम करता है कि अगर सिस्टम ठीक है इसमें से निकली हुई ट्रांजैक्शन भी ठीक होंगी, इसलिए हम इवैल्यूएट करते हैं। हमने अलग से रिपोर्ट नहीं देनी। हाँ, ऑडिट करते हुए डेफिशिएंसी मिली तो हम एमएल में अलग से रिपोर्ट दे देंगे। वो एमएल में रिपोर्ट करना है, उस पर ओपिनियन नहीं दे रहे हम सिस्टम पे। सिस्टम की एडुकेसी पे हम कोई ओपिनियन देने नहीं आए। हम किस पे ओपिनियन देने आए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी पे। याद रहेगा? तो ये पहले पॉइंट में ही बात करता है। लेकिन वो 4th लाइन में द ऑडिटर कैन डिसाइड टू सिस्टम बेस्ड अप्रोच और ट्रांजैक्शन में, सारी बातें वही पढ़ ली हमने, पढ़ी नहीं सारी, ठीक है। समरी बता रहा है बिल्कुल। अच्छा, हम करते हैं कि जी इवैल्यूएट कैसे करते हैं? उसमें लिखा हुआ है 2 स्टेज इवैल्यूएशन है। 2 स्टेज, मैंने आपको इन 2 स्टेज को 3 स्टेजेस बोला हुआ। वो क्या है कि डिज़ाइन ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ठीक है, ऑपरेशन ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ से, ठीक है। 4.3 इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यू 4.2 अगर नेक्स्ट पेज पे आ जाए ना, एक डायग्राम बनी हुई है। अगर डायग्राम समझ आ जाए आपको तो 4.2 पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। वो वही बातें करता है जो उसने यह डायग्राम में की है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब 4th पैराग्राफ में है, 4.2 में 4th पैराग्राफ में वो कहता है इवन इफ कंट्रोल अपीयर टू बी एक्सेप्टेबल। अगर कंट्रोल जबरदस्त है तो आप 100% इंश्योरेंस यहाँ से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पिछले पेज हम उसकी लिमिटेशन पढ़ गए हैं, कुछ ना कुछ सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी है। इसलिए अगर डायग्राम में आए ना तो लिखा हुआ है राइट साइड पे कंट्रोल द गुड्स ऑन पेपर तो कैरी आउट टेस्ट और रिड्यूस सब्सटैंटिव करें। ये नहीं कि अगर कंट्रोल जबरदस्त है बस कुछ सब्सटैंटिव करी ना। सब्सटैंटिव से हमें 100% इंश्योरेंस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज कंट्रोल आर सब्जेक्ट टू देयर ओन लिमिटेशन, ठीक है। अच्छा, अगर कंट्रोल ठीक है तो आप क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। फिर निचले पैराग्राफ में इफ आउटकम ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंडिकेट दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है, कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इसी पैराग्राफ में एक बोल्ड वर्ड लिखा हुआ है सम सब्सटैंटिव टेस्टिंग। थोड़ी सी सब्सटैंटिव टेस्टिंग उसको सपोर्ट करेंगे। अब कुछ एश्योरेंस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल से मिलेगी, बाकी सब्सटैंटिव टेस्टिंग से ले लेंगे, ठीक है। सब्सटैंटिव टेस्टिंग क्या होती है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं? 2 तरह के, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। ये उसमें नीचे वो लिखा हो कि हम क्या करेंगे? सेशन बेस पे उसको हर चीज़ को ऑडिट कर लेंगे। क्लियर है? कोई मसला? अच्छा, 4.3 में है। 4.3 जो है ना, ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 265 मैनेजमेंट लेटर। ये वर्ड सुना होगा आपने पहले, मैनेजमेंट लेटर्स। याद है क्या होता है? इसको लेटर ऑफ वीकनेस भी कहते हैं। कब देते हैं हम? ऑडिट करने के बाद। होता क्या इसमें? सिस्टम की डेफिशिएंसी होती हैं और यस वो मिसस्टेटमेंट्स जो इमेटीरियल है कलेक्टिवली भी, और कि अगर मटेरियल होती तो हम उसको ऑडिट रिपोर्ट में इफेक्ट देखते। समझ गए? कौन सा स्टैंड डील करता है? 265, ठीक है। 265 में इसी 4.3 में 2nd लाइन में कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, अब कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ने कई दफ़ा इसको टेस्ट कर लिया, आपको पता लग गया 265 कौन सा है? कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड 2 कम्युनिकेशन 2 विद गवर्नेंस है ये, ठीक है। याद रहेगा जी? अच्छा, अब कोर्स में है या नहीं चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका इररिलेवेंट हो गया। आपने पढ़ लिया है, बस इसको हम इस्तेमाल करेंगे पेपर में जहाँ कहीं है, ठीक है। एमएल में क्या होता है? डिफरेंट तरह से डिफरेंट कंपनीज लिखती हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं? एक लेटर की शक्ल में होता है, मैंने पहले भी बताया था लेटर, जिसमें मैं आपको अपनी ऑडिट फर्म का ना पैटर्न बताता हूँ। हमारे पैटर्न फर्म का ये होता है,
ठीक है, पेज पे इस तरह के कॉलम एक टेबल बन जाता है। यहाँ हम लिखते हैं कि हमारी इम्प्लीकेशन क्या है, रिस्क की इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, रिस्क इसमें क्या है, हाई है, लो है, मीडियम है। यहाँ बना होता है, हम लिखते हैं हाई रिस्क या लो रिस्क या मीडियम रिस्क। अमाउंट कितनी है, ठीक है। ऑडिटर ने क्या ऑब्जर्व किया, ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या मसला, किस तकलीफ क्या, ऑडिटर को इशू क्या है, पॉइंट क्या है। ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा, इस पॉइंट की इम्प्लीकेशन क्या है, इससे क्या हो सकता है। मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट टैक्स नहीं पड़ा हुआ, मैनेजमेंट ऑडिट नहीं पड़ा हुआ, उसको पता इससे हो क्या सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंट्रोल डेफिनेशन क्या निकाली कि सिस्टम 32,000 से ज़्यादा सैलरीज कैश में पे कर रहा है। पॉइंट आ गया जी। इम्प्लीकेशन क्या होगी, टैक्स से ये सेक्शन 21 कहता है कि ये आपके प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर इस यहाँ लिखें रिकमेंडेशन। आप रिकमेंड क्या करते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये 30,000 के कैश में पे ना हो। ठीक है, रिस्क लेवल क्या है, अमाउंट कितनी है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी जो आपने ऑब्जर्व किया इससे क्या, व्हाट कैन गो रॉन्ग, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, और रिकमेंड भी। और यहाँ पे मैनेजमेंट का एक्शन क्या है, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, इसको खाली छोड़ दो, ये मैनेजमेंट करने वाला काम है, आप करने वाला काम नहीं। ठीक होगा। कुछ टेबुलर फॉर्म में लेके चल रही हैं, टेबुलर फॉर्म में, कुछ इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लेके चल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, मसला क्या है जी, सैलरीज। ठीक है, ऑब्जर्व क्या किया, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और रिकमेंडेशन क्या है हेडिंग के साथ, और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, इसको खाली ब्लैंक, ये ब्लैंक है। यहाँ तो टेक्स्ट लिखा हुआ ना सारे ये मसले, ये फॉर्मेट भी ठीक है। दो गए, तीसरा कॉलमनर फॉर्म में, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ उसने, सबसे एंड पे लेफ्ट साइड में वीकनेस, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन। फिर पॉसिबल इफेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्प्लीकेशन। फिर रिकमेंडेशन और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स। मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्स करती है, मैनेजमेंट कहती है एचआर वालों से कि यार मिस्टर इजेड, आपने ये अगस्त की यकम से पहले सिस्टम को ठीक करें और मुझे रिपोर्ट करें। ये मैनेजमेंट एक्शन लिया। इम्प्लीमेंटेशन का आपका काम नहीं है, वो किसका काम है, मैनेजमेंट का, जिसका काम सिस्टम बनाना था। 4.6 समझ आ गया जी। ठीक है, स्टैंडर्ड ने कोई आपको तरीका नहीं बताया, उसने बताया कि 4 चीज़ होनी चाहिए रिपोर्ट में। ये क्या होनी चाहिए, इसको कॉलमनर फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, नैरेटिव, जैसे मर्जी लिखें। ठीक है जी। एक हमारा टॉपिक पीछे रह गया, 2.9 मुझे इंश्योरेंस से इसके अलावा सारा समझ आ गया। 2.9 क्या होता है, 2.9 में लिखा है सिस्टम को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, सिस्टम को डॉक्यूमेंट कैसे करना है। मैं आपको भेजता हूँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके परचेज सिस्टम का चेक करके हैं, परचेज सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेके हैं, आप आ जाएंगे वापस, कैसे चेक कर ली, ठीक है, मैं क्या देखा, डॉक्यूमेंट ही नहीं, तो कोई ना कोई तो वे हो ना सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने का। ठीक है, समझिए। चैप्टर नंबर 5 में कैटेगोरिक 2 पोर्शन है सिस्टम। ओके, एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे डिफाइन किया, होता क्या, 5 एलिमेंट्स पढ़े हमने, फिर काफ़ी स्टडी हमने 5 एलिमेंट में पढ़ी, फिर उसमें से एक एलिमेंट था एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में भी हम आगे चले गए, फिर उसमें IT बेस्ड एक्टिविटीज़ आ गई, फिर एप्लीकेशन कंट्रोल आ गए, IT कंट्रोल आ गए। याद है सारा, ये सारा सिस्टम है क्या, आपको इंट्रोड्यूस किया सिस्टम होता क्या, क्लियर है जी। अच्छा, फिर उसके दूसरा कैटेगोरिक पोर्शन कौन सा है, जो सिस्टम है, आपने सिस्टम देखा है, इसको अंडरस्टैंड किया है, इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। तो डॉक्यूमेंट करने के उसने बताया रिकॉर्डिंग 3 मेथड्स हैं, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनएयर और फ्लो चार्ट। अच्छा, फ्लो चार्ट क्या है, अब पिछले पेज में, सॉरी पिछले पेज नहीं, पेज 95 में, तो आपके सामने एक सिंबॉलिक सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, और 4.2 नैरेटिव फॉर्म है, लिखा हुआ है नैरेटिव।
तो नैरेटिव फॉर्म पढ़ते हुए तबीयत बोझ आता है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा 6 पैराग्राफ। उस 6 पैराग्राफ को हम इन नो टाइम विद इन सेकेंड्स हम समझ गए। तो ये लास्ट जनरेशन है ये, इसमें टाइम सबसे कम लगता है। फ्लो चार्ट ये आजकल चल रही है, इससे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले क्या था, इसको फर्स्ट जनरेशन भी कहते थे। फिर सेकंड जनरेशन नैरेटिव नोट्स वो आए क्वेश्चन, और थर्ड जनरेशन में क्या आया, फ्लो चार्ट्स। याद रहेगा। टू 2.9 में स्टार्ट करता है यहाँ से कि जी ऑडिटर मस्ट गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स की आपने क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और क्यों लेनी है, क्योंकि हमने सिस्टम पे अलग से रिपोर्ट नहीं देनी है, हमने रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेनी है। हमने अंडरस्टैंडिंग इसलिए लेनी है कि हम देखेंगे हमने सिस्टम बेस अप्रोच से एश्योरेंस लेनी है कि ट्रांजेक्शन बेस से। आखिरी पैरा लाइन पढ़ें, इसका आउटकम क्या होगा आखिर में, वेदर इट विल बी सिस्टम बेस अप्रोच और ट्रांजेक्शन बेस अप्रोच। समझ गए इस पैराग्राफ को? क्यों जी, चले आगे। फिर सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन में कहता है इट मस्ट बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड इन द वर्किंग पेपर। जो भी आपने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ली है ना, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ली है, इसको क्या होना चाहिए, ऑन पेपर होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहला उसने नैरेटिव नोट। नैरेटिव नोट पे नैरेटिव नोट क्या होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है जी। क्या आप लिखते हैं जनाब, सिस्टम कैसे, नैरेटिव नोट क्या होगा कि जनाब सबसे पहले रिक्वेशन बनती है, इंग्लिश में लिखेंगे, फर्स्ट रिक्वेशन इज जनरेटेड, then it is being approved by the head of department, then it is being approved by chief executive। फिर ये चले जाती है परचेज सिस्टम में, जहाँ भी डेलीगेट कर दी जाती है असिस्टेंट मैनेजर को। मैनेजर जाता है मार्केट से कोटेशन लेता है, कोटेशन लेने के बाद कोटेशन की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी लेने होने के बाद जो बेस्ट कोटेशन होती है उसको ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस डिलीवरी आती है, डिलीवरी गेट इन्वर्ट बनता है, इंस्पेक्शन होता है, इन्वाइस आती है, इन्वाइस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चली जाती है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रेलेवेंट टाइम में पेमेंट करता है, पेमेंट करता है, टैक्स, वो सारी बातें अपने रेटिंग नोट में लिखते हैं स्टोरी की शक्ल में, जैसे क्लास 8 में स्टोरी लिखते होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब इसके फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये कि इसमें कोई टेक्निक नहीं चाहिए। इसको नैरेटिव नोट को लर्न करने के लिए कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आती उर्दू में लिखने। ठीक है, पॉजिटिव इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है कि इसकी ख़ास टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत लेंथी होते हैं, लिखने वाले के लिए भी ठीक है, उसके स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम तो लग रहा है ना उसको। बोलते बोलते मेरे गले में दर्द शुरू हो गई, ठीक हो गया, टाइम लग रहा है लिखने में। और जिस अल्टीमेटली सिस्टम किसके लिए लिखना है, अपने सीनियर के लिए या पार्टनर के लिए, तो पार्टनर के पास पहले टाइम नहीं है, वो कहाँ ही 1.5 सफ़े का पढ़े, 2 सफ़ों का जाके परचेज सिस्टम, फिर सेल सिस्टम, फिर HR, ऊपर सिस्टम पढ़ता पढ़ता पागल हो जाएगा। तो उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर अगले साल सिस्टम में कोई चेंज आ गई, अगले साल सिस्टम में फिर दोबारा देखेंगे, इसको चेंज करते फिरेंगे, फिर दोबारा से लिखते फिरेंगे इसे। फिर इतना पढ़ने के बाद आपने देखा क्वेश्चन क्या होता है, आप पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने के बाद आपने कहा अच्छा तो दोबारा पढ़ते, वो बंदा भूल जाता होता है ना। ऐसे इतनी चीज़ें याद नहीं रखते, तो पूरा सिस्टम पढ़ा, लेबोरियस बोर्ड सिस्टम पढ़ा, पढ़ने वाले बंदे को मैसेज नहीं मिला, बंदा फिर दोबारा पढ़ता, फिर दोबारा पढ़ता, फिर दोबारा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, ये डिसएडवांटेज है। लेंथी है लिखने में, कोई इसमें सिस्टम में चेंज तो आती रहती है, इटरेटिव प्रोसेस चलता रहता है, इटरेटिव प्रोसेस है ना। ये कौन सा अल्लाह का बनाया सिस्टम है कि चेंज ही नहीं होना। ठीक है, ह्यूमन के बनाए सिस्टम में एरर होता है। अल्लाह सिस्टम नहीं, मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलेगा, हमेशा से वही निकल रहा है, कभी नहीं गलती हो वो बच्चा निकल, अल्लाह ने वो गलती हो सिस्टम चेंज हो गया, अल्लाह ने कभी नहीं कहा। वो गॉड मेड सिस्टम है, वो चलता जा रहा है। मैन मेड सिस्टम हमेशा सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट होता है, उनमें हमेशा इम्प्रूवमेंट का रूम होता है। ठीक है, याद रहेगा। नैरेटिव नोट समझ में आ गया। फ्लो चार्ट्स, सॉरी क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन होंगे और उसका आगे यस या नो आंसर होगा। आप देखेंगे लिखा होगा कि क्या रिक्वेजिशन बनी थी, और कहेंगे यस या
गुड्स आई, इनवर्ट बना, यस या अप्रूवल हुई, यस या नो, पेमेंट करते टैक्स कटा, यस या, ठीक है, समझ रहे हैं? एक काइंड ऑफ ये क्या है, क्वेश्चनेयर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चनेयर्स आर वाइडली यूज्ड बाय द ऑडिटर्स टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चनेयर में फ़ायदा क्या है? शॉर्ट हो जाता है, पढ़ना आसान है, एज अगेंस्ट नैरेटिव नोट्स। नैरेटिव नोट्स से टाइम कम लगता है, लेकिन बाहर फ्लो चार्ट से ज़्यादा लगता है। फिर और क्या है, फेयरली ईजी है इसको डॉक्यूमेंट करना। आप किसी जूनियर बच्चे को किसी ट्रेनिंग को दे रहे हैं, थोड़ी सी अकल उसमें, ठीक है, ये इन एडवांस प्रिपेयर्ड है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपने जाके ऑब्जर्व करते रहना है, डॉक्यूमेंट करते रहना है। आपको सिस्टम का पता भी ना हो, आप डॉक्यूमेंट करके आ जाएंगे। बस क्या करेंगे, आप जाएंगे गेट पे, इन्वर्ट बनना दिखा दें, बन रहा, यस बन, ओके बन रहा, इंस्पेक्शन हो रही है दिखा दें, रिक्वेशन बंदी दिखाएं, काम नहीं, पेमेंट ठीक है। आपको सिस्टम का नॉलेज नहीं भी है तब भी आप डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके पास वेल इन डिज़ाइन बनना पड़ा, आपके पास ब्लैंक बनना पड़ा है। आपने बस सिस्टम से निकाला प्रिंट आउट और उसको पकड़ा, या मोबाइल में किया उसको टैब में यस नो करके आ गए, तो टाइम भी कम लगा बनाने में भी, पढ़ने में भी, ठीक है। और सिस्टम की बहुत ज़्यादा नौ हो नहीं भी तब भी आप कर लेंगे, एक से कोई ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं, ठीक हो गया, समझ गए। लेकिन इंसान के पास, खासतौर पे ऑडिटर के पास टाइम कम होता जा रहा है एक्सरसाइज से। पहले नेटिव फॉर्म पे गुजारा करता था, फिर वो क्वेश्चनर पे आया, क्वेश्चनर भी नहीं आया, ये भी टाइम, पहले 22 एक्टिविटीज तो पढ़नी पड़ेंगी ना, ये भी टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर इसी में एक सब जनरेशन है इसकी। आप अगर नीचे पेज में है तो उसमें 2 पीरियड लिखे हुए हैं, ICQ, ICEQ, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर और इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनर। ये समझ लेना, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन होता है जिसमें ये थोड़ा आपकी बुक से कॉन्सेप्ट चेंज है, मैं बताने लगूँ। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में कहता है जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो डॉक्यूमेंट कर लें, जो हो रही हैं क्या कर लें, जिसमें कहते हैं जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट कर लें। और ICEQ में क्या है, जो डेविएशन है सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट कर लें, सिर्फ किसको डॉक्यूमेंट कर लें, और बाकी सब कुछ मतलब एज्यूम करता है कि हो रहा है। समझिए ICEQ कौन सा समझे, ICEQ कहता है अल्टीमेटली, सुने जरा गौर से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर देखें कि सिस्टम में क्या नहीं हो रहा, क्या डेविएशन है, और जो नहीं हो रहा उसका इफेक्ट क्या है, इसकी वजह से सिस्टम पुअर है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम से प्रो, कैसा है सिस्टम, कितनी इंश्योरेंस मिली, ये चेक करना। तो अल्टीमेटली ऑडिटर किस चीज़ को वॉच कर रहा होता है, डेविएशन। तो जब चाहिए डेविएशन तो डॉक्यूमेंट इसको कर लो कि ये 2 चीज़ें नहीं हो रही, मेरी रिक्वेशन नहीं बन रही, इन्वर्ट नहीं बन रहा, बाकी इसका मतलब बाकी सब कुछ ठीक, तो 2 लाइनों में मसला, डॉक्यूमेंट कितनी की लाइनें की, बाकी सब कुछ हो रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन और कम हो गई। और जो आपका सीनियर है, जो आपका पार्टनर है, उसको क्या चीज़ मिली जो उसको चाहिए थी, आपका टाइम भी कम हो गया, उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिली। समझ गए, याद रहेगा जी, इसको पढ़ लें जरा, इसकी स्टोरी भी सुन लेते हैं क्या कहता है, जल्दी से हैं इस पर जरा, 90 पेज पे जी। Instead of preparing new internal control questionnaire at each year, it is often more practical and sensible to take ICQs from the previous year audit. पिछली सारी फाइल से ले लें और उसको जाके रिव्यू कर लें, पिछली फाइल में लगे होंगे, ठीक है। आगे हैं, Check their accuracy and where appropriate, bring them up to date. To this, the following steps should be taken. Obtain the ICQs from the previous year audit file. Look at. ठीक है जी, पिछली फाइल से ले लें, ICQ बनने पड़े, पिछले साल भी किसी ने किए होंगे ना, और जिसने किया होगा सीनियर होगा। अच्छा आगे हैं, उसका फिर रिव्यू भी हुआ होगा, मैनेजर ने भी रिव्यू किया होगा, पार्टनर ने भी रिव्यू किया होगा। अच्छा आगे हैं, Look at any control weaknesses. देखें कहाँ वीकनेसेस थी, ठीक है। आगे हैं,
check the accuracy of each ICQ through a series of checks and inquiries. ठीक है, इंक्वायरी कर लें, चेक कर लें, ऑब्जर्व कर लें जाके। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? फिजिकली, ठीक है, या कई दफ़ा आपको इंक्वायरीज कर लेंगे, जैसे भी करना है आपने। बेहतर क्या है? कंट्रोल को जाकर फिजिकली ऑब्जर्व करें। ठीक, आगे हैं। Having obtained an up-to-date set of ICQs, assess whether control. ठीक है, अब आपके पास लेटेस्ट अप टू डेट इंटरनेट क्वेश्चन आ गया, असेस करने सिस्टम कैसा है। अल्टीमेट सिस्टम असेस ही करना है ना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिस्टम को असेस करना है। अच्छा, आगे हैं इंटरनेट इवैल्यूएशन क्वेश्चनियर। In recent years, the auditing profession has responded to this by the developing. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चनियर। क्यों अच्छा रिसेंट ईयर में क्यों आ रहा है? क्योंकि टाइम स्केर्स होता जा रहा है। ठीक है, आगे हैं जी। The idea behind the ICQ is to draw up a small number of key controls questions designed to establish whether major weaknesses may exist in. Whether major weaknesses may exist. वो हमने डिस्कस किया ना कि जो वीकनेसेस हैं डाउन करना है, और अल्टीमेटली चाहिए ही वो अल्टीमेटली। अच्छा, ये तो हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात। टेस्ट ऑफ कंट्रोल चैप्टर से बाहर निकले, टैक्स ऑफ डिटेल पे हैं या सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे हैं। सब्सटेंटिव में हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? मिसस्टेटमेंट। हमारी इस पूरी ऑडिटिंग में हमारी रिसर्च क्या होती है? हम मिसस्टेटमेंट देखते हैं, रिपेयर में मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, डेटर्स में तो नहीं है, क्रेडिटर्स में तो नहीं है, फिक्स में तो नहीं, यही देख रहे होते हैं ना, सेल परचेज में, एक्सपेंसिव। अच्छा, जब मिसस्टेटमेंट मिल जाती है फिर हम क्या करते हैं? उसको कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से। अगर उससे कम है तो हम देखते हैं कि कलेक्टिवली मटेरियल तो नहीं बन रही। अगर कलेक्टिवली मटेरियल भी नहीं बन रही तो एमएल में डाल देते हैं। अगर मटेरियल बन रही है फिर रिपोर्ट में कहाँ कैसे हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि ये परवेसिव है या अगर परवेसिव है मिसस्टेटमेंट है तो एडवर्स, नॉन परवेसिव है तो क्वालिफाई। ये सारी मेथोडोलॉजी हम क्या ढूंढ रहे हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मिसस्टेटमेंट, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या ढूंढ रहे हैं? डेविएशन। डेविएशन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि ये इस डेविएशन की इम्प्लीकेशन क्या है सिस्टम पे। इसकी वजह से सिस्टम पूरा परफॉर्म कर रहा है, मीडियम सा है या बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा रोबस्ट सिस्टम चल रहा है। ठीक हो गया? ऑब्जेक्टिव हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, टेस्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मिसस्टेटमेंट। क्लियर है? आगे हैं जी। Using an ICQ, the auditor is looking for good news. ठीक है, गुड न्यूज़ किसमें? ICQ में। और नीचे आ जाएं। Using an ICQ, the auditor is. क्या नहीं, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ को, जो गुड न्यूज़ को ना प्रोफेशनल वर्ड क्या लिख लें? कंट्रोल जहाँ पे इफेक्टिव है, और बैड न्यूज़ में लिख दें डेविएशन है। कॉन्सेप्ट समझ गए? और कॉन्सेप्ट समझेगा आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ से। ठीक है, इसमें आयत इसके जो विंडो के बाद पैराग्राफ आ रहा है ना, आल्दो वाला, इस पे आए। Although the ICQ approach typically produces a document that is shorter than an ICQ. ठीक है बड़ा शॉर्टर है ICQ से भी। देखिए नैरेटिव फॉर्म से क्या बेहतर था? ICQ। ICQ से क्या बेहतर है? ICEQ। ये तो पॉजिटिव चीज़ होगी, उससे भी कम टाइम ले रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में भी कम है, जिसके लिए बना रहे हैं पार्टनर के लिए उसके लिए भी कम है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जो कंट्रोल एक्टिविटी हो रही है वो उसका कोई डॉक्यूमेंट का कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अज्यूम करता है, पार्टनर अज्यूम करता है कि हाँ ये 2 चीज़ें नहीं हो रही, बाकी 19 चीज़ें हो, 19 एक्टिविटीज़ हो। ये एजम्पशन है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं है। और हमने क्या पढ़ा? नो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स, समझ गए? ये डिसएडवांटेज है इसका, ये इसका समझ गए पॉइंट? पक्की बात है? चलें आगे हैं जी। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे कहते हैं चूजिंग, कि आपने ICQ लेके आना है या ICEQ लेके आना है या ICEQ, डिपेंड्स अपॉन द फर्म्स पॉलिसी। आप जिस ऑडिट फर्म में जा रहे हैं उसकी जो पॉलिसी वैसे कर दें। आपका पार्टनर कहते हैं ICEQ चाहिए, ICEQ बना दें। वो कहते हैं ICQ चाहिए, ICQ बना दें। वो कहता है फ्लो चाहिए, फ्लो। तो उस पर डिपेंड करता है, नहीं आप पे डिपेंड करता है, या आपकी इंगेजमेंट टीम जो भी जिसने रिव्यू करना है उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? स्पीड तेज तो नहीं होगी? चले आगे लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। As in the case, system approach. As in the case. As in the case of ICQ, the ICEQ approach also serves as a dual purpose for the auditor.
both to record and evaluate the internal control system. आगे जी फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या है, मैंने आपको थोड़ी शक्ल दिखा दी फ्लो चार्ट्स की। अच्छा, फ्लो चार्ट का फ़ायदा क्या है कि आपको इमीडिएट विजुअल इम्पैक्ट मिल जाता है, इमीडिएट फ़ौरन आप देखते फ़ौरन मैसेज मिल जाता है, और इन नो टाइम आप सिस्टम में डेफिनेशन निकालने के काबिल हो जाते हैं, इन नो टाइम, बड़ी जल्दी, सेकेंड में। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, सीखना पड़ता है, बनाने की ट्रेनिंग ही नहीं पड़ती है। हर बंदा लेमैन जाके नहीं नाचता, उसको फिर उसमें आपको फिर स्टूडेंट्स को, स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेनिंग कोर्सेज कराने पड़ता है। ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी है और साथ, ठीक है। अच्छा, अगर सिस्टम में कोई चेंज आ जाए, उसमें चेंज करना बड़ा आसान है। एक आधा कोई एक्टिविटी आगे पीछे की, एक नई एक्टिविटी डाली, इसको लिंक कर दिया, तो चेंज करना भी इसमें रिलेटिवली ईजी है। समझ गए? एडवांटेज क्या है, इसको जो जिसके लिए बना रहे हैं रिव्यू के लिए, वो बड़ी जल्दी इसको समझ आता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, जो बनाता है उसकी ट्रेनिंग चाहिए, वो तो जूनियर आता है। ये नैरेटिव नोट, ये IC, EQ, IC को तो किसी आपने बिल्कुल जूनियर को दे दिया, उसने बना दिया, लेकिन इसके लिए इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है इसका कि इसमें सिस्टम में चेंज आ जाए, उसको इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ईजी है। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज सुनो इसका, किसी जगह पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बहुत सी एक्टिविटीज़ इकट्ठी हो जाए, बहुत सी ऑप्शंस, वहाँ पे ये बहुत लंबा हो जाता है फ्लो चार्ट। हम इसी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। मार्च 2003 में एक क्वेश्चन आया था, इस अटेंडर ने एक कैफ क्वालिफाई किया था, हमें ATM मशीन का फ्लो चार्ट आ गया था बनाए। एक ATM मशीन कैसे वर्क करती है, इसका फ्लो चार्ट बनाए, ठीक है। अभी पिछले कुछ 2-3 साल पहले कोई अटैम्प्ट में क्वेश्चन आया कि एक सुपर मार्केट में जो पॉइंट सिस्टम होता है ना, आप इम्तियाज़ पे जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो जो बिलिंग सिस्टम है ना, उसका फ्लो चार्ट बना दें, उसे एक्टिविटीज़ बताई हुई थी, तो आपसे एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर दें। तो आपकी डिज़ाइन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी, फॉर्म में भी काम आएगी, और पेपर में किसी एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप परेशान ना हो उसे, ठीक है। इसकी सूटेबल सफिशेंट प्रैक्टिस इन हाउस होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आप ही नहीं करनी। मैं यहाँ पे 1000 दफ़ा फ्लो चार्ट बना दूँगा, जब तक अपने हाथ से सोच के नहीं बनाएंगे फ्लो चार्ट। और मेरी फर्म में या बाकी फर्म में भी, जैसे मैं पार्टनर हूँ, मेरी वो प्रैक्टिस नहीं है फ्लो चार्ट बनाने की। मैं बनाऊँगा भी आपके सामने बनाऊँगा, आप भी हंसेंगे, मैं भी हंस रहा हूँ, मैं भी गलतियाँ करूँगा वही जो आपने करनी है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस, हाँ मेरी प्रैक्टिस किस चीज़ की है, उसको बने हुए के रिव्यू करने की। हाँ सर, मैं भी साल में 2 बनाता हूँ, एक पिछले सेमेस्टर बना रहा हूँ, एक 6 महीने पहले पिछले सेमेस्टर बनाया था, वो रूटीन में बना रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ आ रही है। पहला एडवांटेज क्या, टाइम कम लगता है इसको रिव्यू करने में, समझने में। इन नो टाइम आप सिस्टम को समझ आते हैं, इमीडिएट विजुअल इम्पैक्ट आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। फिर एडवांटेज क्या है कि सिस्टम में कोई चेंज है बड़ी जल्दी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या पढ़ा हमने कि जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज इकट्ठी हो जाए, वहाँ ये लंबा हो जाता है सिस्टम। उसकी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। वो ट्रेनिंग कॉस्ट सब कह लें इसकी। क्या करता है जी, पढ़िएगा शुरू से। System flowchart provides a representation of accounting system in the form of a डायग्राम, इन फॉर्म ऑफ diagram. डायग्राम क्या शो करती है, मैं पढ़ता हूँ इसे। फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का क्या शो करेगी, नंबर 1 डॉक्यूमेंट जनरेटेड, क्या सिस्टम ने डॉक्यूमेंट जनरेट किए, क्या प्रोसेस अप्लाई किया, और फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, कि डाटा कहाँ से कैसे फ्लो हुआ।